हम बात करने वाले हैं फाइलेटेक्स इंडिया के Q4 और पूरे FY26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की। अगर आपने पूरी अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ध्यान से सुनी होगी तो आपको समझ आएगा कि इस बार असली कहानी रेवेन्यू की नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आने वाले वर्षों की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की है। यही वजह है कि कम रेवेन्यू के बावजूद कंपनी का EBITDA लगभग 35% बढ़ गया, पूरे साल का प्रॉफिट लगभग 37% बढ़ा और मैनेजमेंट ने भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक संकेत दिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है कि मैनेजमेंट आने वाले वर्षों को लेकर इतना आश्वस्त दिखाई दे रहा है। आज इस वीडियो में हम पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को आसान हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि फाइलेटेक्स इंडिया आने वाले वर्षों में निवेशकों के लिए किस प्रकार की GROWTH स्टोरी बन सकती है। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। फाइलेटेक्स इंडिया भारत की प्रमुख पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी POY, FDY और DTY जैसे विभिन्न प्रकार के पॉलिएस्टर यार्न बनाती है, जिनका उपयोग गारमेंट्स, स्पोर्ट्सवेयर, होम फर्निशिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक में होता है। लेकिन मैनेजमेंट अब केवल एक कमोडिटी यार्न मैन्युफैक्चरर बनकर नहीं रहना चाहती। कंपनी लगातार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी यार्न, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटोमेशन पर निवेश कर रही है ताकि भविष्य में केवल प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों में सुधार किया जा सके। यही बदलाव इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है। अब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY26 में कंपनी का रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा घटकर लगभग 4,160 करोड़ रुपए रहा। पहली नज़र में यह कमजोर लग सकता है, लेकिन इसके बाद जो आंकड़े सामने आते हैं वे पूरी तस्वीर बदल देते हैं। EBITDA लगभग 258 करोड़ रुपए से बढ़कर 347 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 35% की वृद्धि। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 135 करोड़ रुपए से बढ़कर 184 करोड़ रुपए हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि कंपनी कम सेल्स पर भी अधिक प्रॉफिट कमाने में सफल रही। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैनेजमेंट केवल सेल्स बढ़ाने के पीछे नहीं भाग रही बल्कि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि कमजोर रेवेन्यू के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा सुधार देखने को मिला। मैनेजमेंट ने इस प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बढ़ता योगदान बताया। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बेहतर बना रही है ताकि केवल सामान्य पॉलिएस्टर यार्न पर निर्भरता कम हो और अधिक मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स का हिस्सा बढ़ सके। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी पर भी काफी काम किया गया है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आई है। यही वजह है कि रेवेन्यू में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होने के बावजूद EBITDA मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। अब सवाल आता है कि रेवेन्यू आखिर घटा क्यों? इसका जवाब भी मैनेजमेंट ने काफी स्पष्ट रूप से दिया। पूरे क्वार्टर के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पॉलिएस्टर इंडस्ट्री पूरी तरह क्रूड आधारित रॉ मटेरियल पर निर्भर करती है। जब क्रूड में अचानक तेजी या गिरावट आती है तो पूरी वैल्यू चेन प्रभावित होती है। बायर्स नई खरीद करने से बचते हैं, इन्वेंट्री कम रखते हैं और प्राइस डिस्कवरी का इंतजार करते हैं। यही स्थिति इस क्वार्टर में भी देखने को मिली। मैनेजमेंट ने बताया कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन में डिमांड कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि यह केवल शॉर्ट टर्म चैलेंज है और इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म डिमांड पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैनेजमेंट का इंडस्ट्री आउटलुक था। उन्होंने कहा कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने आने वाले वर्षों में कई बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल ब्रांड्स धीरे धीरे चाइना पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस की तलाश कर रहे हैं। भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध है, स्किल्ड वर्कफोर्स है और गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल सेक्टर को लगातार सपोर्ट कर रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे बेहतर होगी और आने वाले वर्षों में पॉलिएस्टर की कंजम्पशन लगातार बढ़ती रहेगी।
मैनेजमेंट ने इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी विशेष उल्लेख किया। उनका मानना है कि यदि यह एग्रीमेंट पूरी तरह लागू होता है तो भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वर्तमान समय में कई देशों को ड्यूटी बेनिफिट मिलता है, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स को अतिरिक्त ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। अगर यह अंतर समाप्त होता है तो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ सकती है। फाइलेटेक्स जैसी कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उनकी बड़ी क्षमता एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कस्टमर्स को सप्लाई करने की है। इसलिए मैनेजमेंट इस एग्रीमेंट को आने वाले वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर मान रही है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसने पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, और वह है लगभग 690 करोड़ रुपए का केपेक्स प्रोग्राम। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि यह केवल कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि कंपनी के अगले ग्रोथ फेज की तैयारी है। इस निवेश के माध्यम से कंपनी केवल अधिक उत्पादन नहीं करना चाहती, बल्कि पूरी वैल्यू चेन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इस केपेक्स में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैनेजमेंट का विश्वास है कि यह निवेश आने वाले वर्षों में रेवेन्यू के साथ साथ एबिटा और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों को बेहतर बनाएगा। इस केपेक्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी वैल्यू चेन को मजबूत करती है तो केवल प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ता, बल्कि कॉस्ट भी नियंत्रित रहती है और मार्केट वॉलेटिलिटी का प्रभाव कम होता है। यही कारण है कि मैनेजमेंट केवल अगले एक वर्ष की नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से कई एनालिस्ट्स ने कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान इस केपेक्स के संभावित रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी पर विस्तृत प्रश्न भी पूछे, जिनके उत्तर मैनेजमेंट ने काफी आत्मविश्वास के साथ दिए। लेकिन इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कंपनी केवल केपेक्स ही नहीं कर रही, बल्कि टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी निवेश कर रही है। यही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में फाइलेटेक्स इंडिया को एक सामान्य पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर से सस्टेनेबल टेक्सटाइल कंपनी में बदल सकती है। आखिर यह टेक्नोलॉजी क्या है, इससे कंपनी को कितना फायदा होगा, मैनेजमेंट ने FY27 के लिए क्या गाइडेंस दी, एनालिस्ट्स ने कौन कौन से कठिन सवाल पूछे और मैनेजमेंट ने उन सभी का क्या जवाब दिया, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब आगे विस्तार से बात करेंगे। मैनेजमेंट ने बताया कि सस्टेनेबिलिटी अब केवल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है, बल्कि आने वाले समय में यह बिजनेस कम्पिटिटिवनेस का सबसे बड़ा आधार बनने वाली है। इसी सोच के साथ कंपनी टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आसान भाषा में समझें तो भविष्य में इस्तेमाल हो चुके टेक्सटाइल वेस्ट को दोबारा प्रोसेस करके नया पॉलिएस्टर रॉ मटेरियल तैयार किया जा सकेगा। इससे एक तरफ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी तो दूसरी तरफ सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण होगा। पूरी दुनिया में बड़े फैशन ब्रांड्स अब रिसाइकल्ड कंटेंट का उपयोग बढ़ा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मैनेजमेंट का मानना है कि यदि कंपनी समय रहते इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बना लेती है तो उसे केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल कस्टमर्स के बीच भी एक अलग पहचान मिलेगी। यानी यह केवल एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान एनालिस्ट्स ने यह भी पूछा कि इतने बड़े केपेक्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कब दिखाई देगा। इसके जवाब में मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का लाभ 1 या 2 क्वार्टर में नहीं दिखता, बल्कि धीरे धीरे कैपेसिटी स्टेबलाइज होने के बाद रेवेन्यू और एबिटा दोनों में सुधार दिखाई देता है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि वर्तमान एक्सपेंशन और एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद एनुअल एबिटा में लगभग 218 से 230 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना बन सकती है। अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो आने वाले वर्षों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्तमान स्तर से काफी बेहतर हो सकती है। इसलिए मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर अधिक ध्यान दे रही है। रॉ मटेरियल के बारे में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। एनालिस्ट्स जानना चाहते थे कि क्रूड ऑयल और PTA की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का कंपनी पर कितना असर पड़ सकता है। मैनेजमेंट ने बताया कि पॉलिएस्टर इंडस्ट्री में ऐसी वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है और यही इस बिजनेस का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री प्लानिंग और प्रोडक्ट मिक्स में कई सुधार किए हैं,
जिससे अचानक आने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन का प्रभाव पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। मैनेजमेंट का यह भी कहना था कि उनका उद्देश्य मार्केट की दिशा का अनुमान लगाकर स्पेक्युलेशन करना नहीं बल्कि ऑपरेशनल डिसिप्लिन बनाए रखना है। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों में भी कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाए रखने में सफल रही। कॉन्फ्रेंस कॉल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर भी चर्चा हुई। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान फैसिलिटीज का उपयोग लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले एक्सपेंशन के बाद भी उनकी प्राथमिकता पहले नई कैपेसिटी को पूरी तरह स्टेबलाइज करना रहेगी। उनका मानना है कि केवल कैपेसिटी बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ही शेयर होल्डर वैल्यू बनाता है। इसलिए आने वाले वर्षों में कंपनी डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाएगी और अनावश्यक अग्रेसिव एक्सपेंशन से बचने की रणनीति अपनाएगी। डेट और बैलेंस शीट पर भी चर्चा हुई। मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया कि केपेक्स के बावजूद फाइनेंशियल डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैश फ्लो जनरेशन, कैपिटल एलोकेशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है क्योंकि कई बार बड़ी एक्सपेंशन प्लान्स के कारण बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन फाइलेटेक्स का मैनेजमेंट ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अगर पूरे FY26 की बात करें तो यह वर्ष कंपनी के लिए केवल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष दिखाई देता है। एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला, दूसरी तरफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का योगदान बढ़ा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत हुई, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स आगे बढ़े और भविष्य के लिए बड़े केपेक्स की नींव रखी गई। इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय यदि एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट आने वाले 5 से 10 वर्षों की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लगातार दिखाई देता है। हालांकि निवेशकों को कुछ जोखिमों पर भी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहला जोखिम क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल प्राइसेस में लगातार होने वाला उतार चढ़ाव है। दूसरा जोखिम ग्लोबल डिमांड में कमजोरी या जियोपॉलिटिकल टेंशन का है, जिससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा जोखिम नए केपेक्स प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने और उनसे अपेक्षित रिटर्न मिलने का है। यदि इनमें देरी होती है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन सभी पहलुओं पर आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट्स में लगातार नजर रखना जरूरी होगा। अगर मेरी पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल की समझ को एक लाइन में कहा जाए तो फाइलेटेक्स इंडिया अभी केवल अपने वर्तमान बिजनेस को नहीं चला रही बल्कि अगले ग्रोथ साइकिल की तैयारी कर रही है। मैनेजमेंट का पूरा फोकस मार्जिन एक्सपेंशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ भले ही बहुत तेज दिखाई न दे, लेकिन यदि मैनेजमेंट अपने बताए हुए टारगेट्स पूरे करने में सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से कहीं अधिक तेज हो सकती है। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे बड़ा संदेश केवल वर्तमान रिजल्ट्स नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। तो दोस्तों, आज की कॉन्फ्रेंस कॉल से सबसे महत्वपूर्ण सीख यही मिलती है कि किसी भी कंपनी का मूल्यांकन केवल रेवेन्यू देखकर नहीं किया जा सकता। कई बार असली कहानी मार्जिन, कैश फ्लो, कैपिटल एलोकेशन और मैनेजमेंट विजन में छिपी होती है। फाइलेटेक्स इंडिया का FY26 इसी बात का एक अच्छा उदाहरण है। अब आने वाले कुछ क्वार्टर यह तय करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो बड़े लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें जमीन पर कितनी सफलता से उतारा जाता है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी आने वाले वर्षों में भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे मजबूत ग्रोथ स्टोरीज में शामिल हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही आसान भाषा में अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और गहराई से किए गए फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने निवेशक मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली किस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।